नमस्कार। तो छात्रों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का प्रथम वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लुकापुर, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेलगावी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछले 2 कक्षाओं में हमने आपका पाठ्यक्रम देखा तथा पाठ्यक्रम के अनुसार पहला पाठ जो बड़े घर की बेटी है उसका जो लेखक परिचय भाग है प्रेमचंद जी के बारे में हमने सविस्तार लेखक परिचय पढ़ा है। तो आज हम पाठ के मूल उद्देश्य को पहले जानेंगे, उसके बाद हम पाठ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में प्रमुख 3 बिंदुएं रहेंगी। पहला होगा कहानी का उद्देश्य क्या है कहानीकार के रूप से या कहानीकार के मंतव्य से, और दूसरा भाग होगा कहानी के जो मुख्य 2 परिवार हैं उसमें से पहला परिवार बेनी माधव सिंह का जो परिवार है उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। साथ ही साथ बेनी माधव सिंह की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितिगति के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और तीसरा, बेनी माधव सिंह और उनके 2 बेटे तथा उनकी जो बहू आने वाली है आनंदी, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य है, जैसे कि पाठ के शुरुआत में लेखक परिचय के बाद लिखा गया है, प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों से एक है, जहाँ पर सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से गृहस्थ जीवन की घटनाएं जो आए दिन घटती रहती हैं उनमें से एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जहाँ पर आनंदी एक बड़े घर की बेटी होते हुए संपन्नता एवं सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी अपने आप को श्रीकंठ सिंह के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल कैसे बना लेती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो घर के छोटे मोटे झगड़े होते हैं जिनसे मनमुटाव है उसका भी विवरण यहाँ पर देते हैं लेखक। जैसे कि एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ जाता है और झगड़ा इतना बढ़ता है कि दोनों भाइयों के बीच जो अटूट प्रेम था वो शिथिल होने लगता है और लाल बिहारी घर छोड़ जाने का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार छात्रों, अगर हम देखें तो झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन झगड़े जो हैं वो घर के टूटने का भी कारण बनते हैं। भले झगड़ा छोटी बात से ही क्यों न शुरू हो, लेकिन झगड़ा कई बार इतना बढ़ जाता है कि परिवारों में विघटन आ जाता है। तो ऐसी ही एक सामान्य छोटी कहासुनी को लेकर बात कहाँ तक बढ़ सकती है उसका विवरण इस कहानी में लेखक अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। तो चलिए, तो जैसे कि हमने कहा था, पहले हम देखेंगे बेनी माधव सिंह जो इस कहानी का मूल परिवार है। इस कहानी में जिस परिवार की चर्चा ज़्यादा है उसका पहले हम विवरण ले लेते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे। छात्रों, ज़मींदार शब्द से तो आप परिचित हो, लेकिन नंबरदार ये शब्द आपके लिए नया है। नंबरदार का अर्थ होता है तालुकेदार या फिर जो उस गांव का मुखिया हो। जैसे कि हम साधारण भाषाओं में पटेल या फिर पाटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मराठी सभ्यता में सामंत या फिर सावंत शब्दों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही नंबरदार शब्द का इस्तेमाल उत्तर भारत में किया जाता। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेनी माधव सिंह के पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। किसी समय मतलब अभी नहीं है, पहले के ज़माने में बेनी माधव सिंह के जो पूर्वज थे वो इतने धनी मानी थे
जिसका उदाहरण यहाँ पर लेखक देते हैं, गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। तो बेनी माधव सिंह के पूर्वजों ने गांव की भलाई के लिए एक पक्का तालाब बनवाया था और एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब ये बड़े खर्चों के काम होता है, तो ये उन्होंने अपने दम पे किया था। इसलिए वो कहते हैं कि तालाब और मंदिर बेनी माधव सिंह के परिवार के या उनके पूर्वजों के कीर्ति स्तंभ हैं। इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। इस दरवाजे पर अर्थात बेनी माधव सिंह का जो घर है वहाँ पर एक ज़माने में हाथी बंधा रहता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। अब आप ही समझ सकते हो, जिनकी हैसियत हाथी पालने की थी, उनके घर में आज केवल एक भैंस मात्र देखने को मिलती है। मतलब उनकी आर्थिक परिस्थिति कितनी जर्जरित है, कितनी कमज़ोर हो चुकी है, उसका उदाहरण यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस भैंस के शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहता था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। तो बेनी माधव सिंह की आधी से ज़्यादा संपत्ति वकीलों के नाम हो चुकी थी। क्यों? कारण ये था कि उन्हें अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे, और वकील अपने फीस जब भी मांगते थे, उनके पास देने के लिए रुपया पैसा होता नहीं था, तो वो अपनी जायदाद का ही कुछ हिस्सा वकीलों के नाम कर देते थे। तो ये एक सांदर्भिक स्थितियाँ वहाँ पर लेखक बताते हुए ये अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं कि बेनी माधव सिंह जो ठाकुर थे, ज़मींदार थे, उनकी स्थिति आज कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उसका दूसरा स्वरूप ये प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे, उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थे। एनुअल इनकम, वार्षिक आय की जब बात करते हैं तो वो केवल और केवल 1000 रुपये तक ही सीमित थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। मतलब उनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति भी उतनी कोई सुदृढ़ नहीं थी। तो ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। तो ठाकुर साहब अर्थात बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह ने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध तो वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। तो बड़ा बेटा जो शिक्षित है, उपाधि प्राप्त है, ग्रेजुएट है, लेकिन छोटा बेटा पहलवान है, अल्हड़ है, अनपढ़ है। तो छोटे भाई के जो नेत्रप्रिय गुण थे, मतलब छोटा भाई दिखने में जितना सुंदर था, श्रीकंठ सिंह उतने सुंदर नहीं थे। इसलिए लेखक कहते हैं, छोटे भाई के नेत्रप्रिय गुणों को श्रीकंठ ने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। मतलब पढ़ाई करने में इतने मग्न रहते थे कि उन्होंने अपने रूप और अपने सौंदर्य पे कोई काम नहीं किया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर भी उनका विशेष प्रेम था। पर ज़्यादा पढ़ने लिखने से उनका मेडिसिनल बुक्स मतलब वैद्यकीय ग्रंथों पर ज़्यादा रुचि थी। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम से सवेरे तक उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। छात्रों, यहाँ पर ये एक शब्द है, कठिन शब्द, खरल। खरल अर्थात ग्राइंडर होता है, या फिर जहाँ पर औषधि सस्यों को डाल के कूटा जाता है, जिससे कि चूर्ण बने और उसका सेवन करके व्यक्ति स्वस्थ हो सके। तो जो प्रसिद्ध वैद्य होते थे, उनसे भी उनकी लिखा पढ़ी अर्थात पत्राचार चलता रहता था। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। तो ये तो हुआ परिचय। अब व्यक्तिगत रूप से हम
जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है, श्रीकंठ सिंह, उनकी चर्चा करते हैं। श्रीकंठ सिंह अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। तो श्रीकंठ कैसे थे? अंग्रेजी डिग्री के मालिक तो थे, लेकिन अंग्रेजी सामाजिक प्रथाएं, सोशल कस्टम्स, रिलीजियस थॉट्स जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो सामाजिक पद्धतियों, प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान भी होता था। उनके हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व को लेकर उनकी बड़ी विशेष तारीफ होती थी। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे। छात्रों, रामलीला एक मंचीय नाटक भाग है जो खास करके उत्तर भारत में दशहरे के पर्व पर खेला जाता है। दशहरे के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक संपूर्ण रामायण को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और 10वें दिन लंकेश्वर रावण के दहन के साथ उस नाटक का अंत किया जाता है। तो रामलीला नाटक के वे अपने गांव में जन्मदाता थे और प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान करना उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। तो छात्रों, धार्मिकता अर्थात हम लोग ग्रहण करते हैं पूजा पाठ, आचार विचार तथा यज्ञ, होम, हवन, संस्कार आदि सारी चीज़ें, रूढ़ियाँ भी उसमें आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग धार्मिकता का अर्थ संस्कृति एवं सभ्यता के कठोर पालन में भी रखते हैं। तो श्रीकंठ वैसे थे। इसी कारण सम्मिलित कुटुंब के वह एकमात्र उपासक माने जाते थे। आजकल उनका मानना था, श्रीकंठ सिंह का, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्टलेस स्टेटस होता है। औरतें ही हैं जो परिवार का निर्माण करती हैं। औरतों के अहम की वजह से या फिर उनकी अस्थायी या अस्थिर स्वभाव की वजह से ही परिवार टूटते हैं, ये श्रीकंठ का मानना था। यही कारण था कि वो सम्मिलित कुटुंब का जो गौरव गान करते थे, गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थीं। कई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने लगती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। मतलब श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी थी वो भी गांव की बाकी युवतियों की तरह अपने पति के सम्मिलित कुटुंब व्यवस्था पर जो विचार थे उसका विरोध करती थी। इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार यह था कि यदि बहुत कुछ सहन करने पर भी अगर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से, कलह अर्थात झगड़े, छोटे मोटे हो या बड़े हों, आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो छात्र ध्यान दीजिए, यहाँ पर खिचड़ी की बात होती है। खिचड़ी हम बरामदे में तो नहीं पका सकते, खिचड़ी पकती है रसोई में। तो साधारण मान्यता ये है कि जो गृह कलेश हैं, घर के जो झगड़े हैं, वो शुरू होते हैं किचन से, रसोई घर से। इसीलिए औरतें ये मानती हैं रोज़ रोज़ लड़ने से अच्छा है कि अपनी रसोई अलग पकाई जाए, अपना घर अलग बसाया जाए। तो अब चलते हैं, जब यहाँ पर विचार आ ही गया है कि श्रीकंठ सिंह की पत्नी को उनके एक विचार से विरोध था, तो पत्नी कौन थी? श्रीकंठ की पत्नी थी आनंदी। तो आनंदी का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं और हम बाकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उच्च कुल अर्थात धन हो, संपत्ति हो, आचार विचार, संस्कृति, गुण एवं व्यक्तित्व में भी जो श्रेष्ठ माने जाते हैं उन्हें उच्च कुल कहा जाता है। तो आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। रियासत अर्थात राजवाड़ा या फिर राजकीय व्यवस्था जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, वैसी स्थिति। तो एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी,
3 कुत्ते, बाज बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। विद्यमान अर्थात वर्तमान, मीन्स प्रेजेंट। तो आनंदी के जो पिता थे वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, अपने इलाके के, अपने रियासत के वो ताल्लुकेदार थे। और प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, उनके घर पे अभी भी हाथी है, मतलब वो हाथी पाल सकते हैं, तो खासा अमीर होंगे। उनका नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। अब भूप सिंह की चर्चा यहाँ पर करें तो यहाँ पर लेखक उन पे ताना मार रहे हैं, जैसे समाज में होता है कि बड़े दिल वाले थे, प्रतिभाशाली भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं। मतलब उनकी जो संतानें थीं सारी की सारी लड़कियां थीं। तो कितनी लड़कियां थीं? 7 लड़कियां हुई और देव योग से सब की सब जीवित रहीं। तो भूप सिंह ने लड़के के चक्कर में 7 लड़कियों को जन्म दे दिया। और दैव योग, यहाँ पे दैव योग क्यों कहते हैं? पुराने समय में औषधीय तंत्रज्ञान इतना अभूतपूर्व नहीं था, एडवांस्ड नहीं था कि प्रत्येक रोग के लिए वहाँ पे औषधि उपलब्ध हो। कई बार कई बच्चे पैदा तो होते थे, लेकिन सही सटीक उपचार न होने के कारण अल्पायु में ही गुजर जाते थे। लेकिन भूप सिंह के मामले में ये बात गलत हुई। 7 लड़कियां जन्मी, 7 के साथ जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर कर दिए, पर 15-20 हज़ार रुपयों का कर्जा सिर पर हो गया। पहली उमंग में मतलब जोश में, पूरे जोश में उन्होंने दिल खोल के बड़े धूमधाम से अपनी पहली 3 बेटियों की शादी कर दी। लेकिन जब हिसाब लगाया तो 15 से 20 हज़ार का कर्जा था उनके ऊपर शादी का। तो वो घबरा गए, डर गए, तो आंखें खुली और हाथ समेट लिया। तो उन्हें विचार किया कि अब मैं थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करूंगा। लेकिन बात थी चौथी बेटी के विवाह की। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसी से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ये यहाँ पर फिर एक ताना मारते हैं प्रेमचंद जी आजकल के माता पिताओं के ऊपर। जैसे कि छात्रों, आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार ऐसा महसूस होता है कि माता पिता हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। एक साधारण मानव मनोविज्ञान की बात है, व्यक्ति सुंदर चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है। तो मान लो अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ भेदभाव होता है, तो माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते। ये दृष्टिकोण का है। अगर आपका भाई या बहन सुंदर है आपसे, तो उन पर थोड़ा उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो वो बात यहाँ पर आनंदी के मामले में भी थी। भूप सिंह अपनी 7 लड़कियों में से आनंदी से थोड़ा अधिक प्रेम करते थे। सभी लड़कियों से प्रेम करते थे वो पिता होने के नाते, लेकिन आनंदी पर उनका मोह थोड़ा ज़्यादा था। इसी कारण ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। वो इसका विवाह कहाँ करें? न तो वो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ और बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्य को भाग्यहीन समझना पड़े। तो खर्चे के कंट्रोल करने के मामले को लेकर वो ये नहीं चाहते थे कि आनंदी का विवाह किसी कमज़ोर परिवार में हो, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि आनंदी उन पर आगे चल के भविष्य में तोहमत लगाए कि उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए थे। तो वो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, तो श्रीकंठ का गांव भी उनके इलाके में ही पड़ता था। तो श्रीकंठ सिंह एक किसी सामाजिक कार्य के लिए उनसे चंदा मांगने गए थे। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए। रिझना मतलब मोहित होना। तो भूप सिंह श्रीकंठ के व्यक्तित्व से, उनकी बातों से, उनके विचारों से इतने प्रभावित थे, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। तो श्रीकंठ उन्हें पहली नज़र में भा गए थे। तो उन्होंने श्रीकंठ से बातचीत की, उनके पिता से मुलाकात की, और आनंदी का विवाह संपन्न हुआ। आनंदी अपने नए घर में पहुंचती है, अपने ससुराल में पहुंचती है। तो अगली कक्षा में हम आनंदी के गृह प्रवेश से लेके
बाकी की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।